अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज हम बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की। गुट निरपेक्षता, जैसा कि हम जानते हैं, जब शीत युद्ध चरमोत्कर्ष पर था और दुनिया में दो गुट थे, एक का नेतृत्व सोवियत संघ और एक का अमेरिका कर रहा था। एक पूंजीवादी गुट था और एक साम्यवादी गुट था। तो गुट निरपेक्षता उस दौरान नए स्वतंत्र देशों ने अपनाई थी। वो क्या थी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो बनता है उसे आप तुरंत देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो चलाएं और नीचे जो लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन दे रखा है उसे दबा दें। तो गुट निरपेक्षता की हम बात कर रहे हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसकी क्या भूमिका है, भारत किस प्रकार से गुट निरपेक्ष है, इसके बारे में हम बात करेंगे। गुट निरपेक्षता क्या है, जैसा कि हमने बात की थी, पूंजीवादी गुट और समाजवादी गुट। पूंजीवादी का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, समाजवादी का सोवियत संघ कर रहा है। दुनिया में दो गुट थे। तो जब दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात या दूसरे युद्ध के अंतिम चरण में जो नए स्वतंत्र देश हुए, उनके सामने एक मुख्य मुद्दा था कि वे किस गुट के साथ जुड़े। पूंजीवादी गुट के साथ अमेरिका का नेतृत्व स्वीकार करें या समाजवादी गुट के साथ सोवियत संघ का नेतृत्व स्वीकार करें। ऐसी स्थिति में भारत जैसे देशों ने, जो नए नए स्वतंत्र हुए थे, अपना आर्थिक विकास चाहते थे और पुनः एकदम से किसी तनाव में नहीं पड़ना चाहते थे, उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, यानी दोनों गुटों से पृथक रहना। हालांकि उस समय माहौल ऐसा था कि दोनों ही गुट किसी भी नए देश को संदेहपूर्ण नजर से देखते थे, या तो हमारे साथ है या हमारा दुश्मन है, ये मानते थे। तो ऐसी स्थिति में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। गुट निरपेक्षता क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। गुट निरपेक्षता पिछले 5 दशक से चल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश इसे व्यवहार में ला रहे हैं। फिर भी यह नहीं मान सकते कि जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी है, वो गुट निरपेक्षता का सही अर्थ समझते हैं। गुट निरपेक्षता का मतलब हमेशा भ्रमित करता रहा है। गुट निरपेक्ष ये मान लिया जाता है गुटों से अलग, जबकि ऐसा नहीं है। गुटों से पृथक रहते हुए भी पृथक कैसे नहीं है, वो गुट निरपेक्षता है। तो गुट निरपेक्षता के बारे में समझने के लिए हमको 6, जैसा कि बताया है, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने गुट निरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित 6 अर्थों की व्याख्या की है। 6 अर्थ, 6 शब्द जो गुट निरपेक्षता नहीं है। पहला है अलगाववाद। गुट निरपेक्षता अलगाववाद नहीं है कि अलग है किसी से। गुट निरपेक्षता अप्रतिबद्धता भी नहीं है, किसी के साथ प्रतिबद्ध नहीं है, यह भी गुट निरपेक्षता नहीं है। तटस्थता भी गुट निरपेक्षता नहीं है, तटस्थीकरण भी गुट निरपेक्षता नहीं है, और एक पक्षवाद भी गुट निरपेक्षता नहीं है। तो गुट निरपेक्षता वास्तव में क्या है, इसके बारे में काफी विवाद है। गुट निरपेक्षता के 3 कर्णधारों नेहरू, नासिर और टिटो ने इसके 5 आधार स्वीकार किए हैं। जो देश ये 5 आधार मानते हैं वो गुट निरपेक्ष है। पहला है, सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलते हो, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करते हो, सदस्य देश किसी एक सैनिक गुट के सदस्य न हो, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो, और 5वां, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनने की मंजूरी न दी हो। ये ही देश गुट निरपेक्ष हो सकते हैं जो इन बातों को मानते हैं। अर्थात वे ही देश गुट निरपेक्ष माने जाते हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करते हो, शक्ति या सैनिक गुट के सदस्य न बने हो। तो एक प्रकार से गुट निरपेक्षता से अभिप्राय है अपनी स्वतंत्र नीति गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य अनुचित को देखा जा सकता है। किसी एक गुट के साथ संबंध होकर उचित अनुचित का विचार किया बिना ही अंधानुकरण या समर्थन करना गुट निरपेक्षता नहीं है। गुट निरपेक्ष देश मानते हैं कि हम अलग रहेंगे। तो कौन सा गुट अच्छे कार्य कर रहा है, कौन सा अच्छे नहीं कर रहा है, इसका स्वतंत्र आकलन कर सकेंगे। किसी गुट के साथ बनने के बाद हमको जो वो कहेगा वो मानना ही पड़ेगा, आंखें बंद करके। तो ऐसी स्थिति गुट निरपेक्ष देश नहीं चाहते। गुट निरपेक्ष आंदोलन सदस्यता की शर्तें, जैसा कि हमने भी बात की थी, कौन कौन देश इसके सदस्य बन सकते हैं। हालांकि इसमें भी व्यवहार में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारणों की हम बात करते हैं। कैसे गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन मिला। पहला है शीत युद्ध।
प्रोत्साहन के कारण। पहला है शीत युद्ध। शीत युद्ध के तनावपूर्ण माहौल में नए स्वतंत्र देशों ने सोचा कि ऐसे में हम अभी तो आजाद हुए हैं, अभी फिर किसी आग में सुलझ जाएंगे। ऐसे में शीत युद्ध का जो तनावपूर्ण वातावरण था उससे बचने की चाहत में गुट निरपेक्षता आंदोलन अस्तित्व में आना शुरू हुआ आया। दूसरा, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। नए स्वतंत्र देश पुनः गुलाम नहीं बनना चाहते थे। किसी एक गुट के साथ बंधने का मतलब वो जो करता है उसको अच्छा कहो, वो जो बुरा करता है उसको भी अच्छा कहो, अपनी स्वतंत्र रीति नीति को फिर त्यागना। तो ऐसी स्थिति या ऐसी बाध्यता नए स्वतंत्र देश नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने मनोवैज्ञानिक कारण से भी गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया। तीसरा है सैनिक गुटों से पृथक रहना। किसी भी सैनिक गुट में मिलने का मतलब जब भी लड़ाई या युद्ध होता है तो आपको भागीदारी करनी ही होगी। ऐसी स्थिति भी नए स्वतंत्र हुए देश भारत वगैरह नहीं चाहते थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा मिला। अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा। अपने पृथक विचार, गुटों के साथ मिलने का मतलब जो अपना आका, जो गुट के नेता कहता था वही बात करनी थी, वही बात माननी थी। अपनी स्वतंत्र रीति नीति नहीं मान सकते थे। स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। कौन सा देश हमारा दोस्त बनेगा, कौन हमारा शत्रु है, ये निर्णय भी गुटों के साथ बनने पे अपने आप तय होना था कि जो हमारे गुट में है वह हमारे मित्र है, जो गुट में नहीं है वो शत्रु है। ऐसी स्थिति भी नए स्वतंत्र देश नहीं चाहते थे। आर्थिक कारण, नए नए स्वतंत्र हुए देशों को भी आर्थिक विकास करना बाकी था और किसी भी गुट के साथ बंधने पे उनकी आर्थिक विकास की धीमा पड़ने के चांसेस या धीमा पड़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी, है ना। ऐसी स्थिति में गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। गुट निरपेक्ष आंदोलन में समन्वयक ब्यूरो और शिखर सम्मेलन दो होते हैं। एक इसका समन्वयक ब्यूरो है, एक मंत्री स्तर विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है और एक शिखर सम्मेलन होता है। गुट निरपेक्ष देश इन 3 चरणों में चलता है। अब हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता की उपलब्धियों की। गुट निरपेक्षता की उपलब्धियां। गुट निरपेक्ष आंदोलन जब से चला है तब से ये माना जा रहा है कि इसने क्या पाया और क्या खोया, उसके बारे में विचार करेंगे। और विशेष रूप से आज जब 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हो चुका है, दुनिया से यूं मानते थे कि समाजवादी गुट खत्म हो गया। खत्म तो नहीं हुआ पर उनका कुल मिला के छिन्न भिन्न हो गया, प्रभाव कम हो गया। ऐसी स्थिति में क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उपलब्धियों में पहला बिंदु है गुट निरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्यता। अमेरिका और सोवियत संघ, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों गुटों ने गुट निरपेक्षता को मान्यता दी। सबसे बड़ी उपलब्धि थी। गुट निरपेक्षता को उन्होंने संदेह की दृष्टि से नहीं देखा, मान्यता दी। दूसरा, विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना। गुट निरपेक्ष देश भी किसी गुट के साथ बढ़ते जुड़ते और अधिक संघर्ष होते, उनके विवाद भी दोनों महाशक्तियों में टकराव का कारण बनते, तो विश्व राजनीति से संघर्ष गुट निरपेक्षता के कारण टले। शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध को वास्तविक युद्ध में परिणत होने से रोकने में भूमिका निभाई है। शीत युद्ध को द्वितांत की स्थिति में लाना, द्वितांत यानी तनाव शैथिल्य, शीत युद्ध को कम करना, यह व्यवस्था गुट निरपेक्ष देशों के कारण होती है। निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति। गुट निरपेक्ष देशों के जोर देने पे विचार विमर्श करने के कारण दोनों गुटों ने अपने शस्त्रों की संख्या कम करने की कोशिश की, कम करना प्रारंभ किया। विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण। इससे पहले विश्व में शीत युद्ध जोरों पे था, लगता था कभी भी टकराव होगा, दुनिया में तीसरा महायुद्ध हो जाएगा, किंतु गुट निरपेक्ष देशों के कारण ये लगने लगा कि अब धीरे धीरे तनाव कम हो रहा है और विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान। गुट निरपेक्ष देश राष्ट्र के अनुसार, राष्ट्र की इच्छा के अनुसार, जनता की इच्छा अनुसार जैसे विकास के प्रतिमान चाहते थे, चाहे समाजवादी हो चाहे पूंजीवादी हो, जैसे भारत ने मिश्रित व्यवस्था को अपना सकते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना। इससे पहले दोनों गुटों कारण यूएनओ में लगातार टकराव की स्थिति बनी थी। अब गुट निरपेक्ष देशों की बहुत ज्यादा संख्या होने के कारण ऐसा मानने लगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका
महासभा पे आके टिक गई है और महासभा में गुटनिरपेक्ष देश अपना जो निर्णय देंगे वो सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद। दोनों ही गुटों ने विकासशील राज्यों को अपनी तरफ झुकाने के लिए जो गुटनिरपेक्ष देश थे उनको अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की, अमेरिका ने या सोवियत संघ ने। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास, आर्थिक फायदा गुटनिरपेक्ष देशों को हुआ। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। जो विकासशील देश थे अधिकतर गुटनिरपेक्ष आंदोलन में गुटनिरपेक्षता के अंदर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर संलग्न थे, उन्होंने बुलंद होकर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की जिसमें विकासशील या गरीब देशों को भी विकसित देश आर्थिक सहायता दे, आर्थिक मदद दे, उन्हें बराबर लाने का प्रयास करें। अब बात करते हैं गुटनिरपेक्षता की कमजोरियां, विफलताएं या आलोचनाओं की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत अच्छा था, सोवियत संघ जब था तब तो था ही, उसके बाद भी अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है, उसकी दादागिरी या उसकी तानाशाही को रोकने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है, किंतु इसकी कुछ कमजोरियां हैं, आलोचनाएं हैं। पहला है अवसरवादी और काम निकालने की नीति। पश्चिमी आलोचक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों को अवसरवादी मानते हैं। जब जिससे आर्थिक सहायता मिलती है उसके पक्ष में बोल देते हैं, जिससे आर्थिक सहायता नहीं मिलती उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही गुटों ने इनको संदेह की दृष्टि से देखा। दूसरा, सिद्धांततः उपयुक्त किंतु अव्यावहारिक नीति। सिद्धांत में भले ही गुटनिरपेक्षता अच्छा लगता हो, किंतु कमजोर गरीब देश किसी महाशक्ति का विरोध करेंगे वो अव्यावहारिक प्रतीत होता है। किसी गुटनिरपेक्ष देशों के चीखने चिल्लाने से महाशक्तियों के कान पे जूं भी रेंगती हो ऐसा प्रतीत कभी नहीं हुआ। बाह्य सहायता पर निर्भरता। भिखारी जैसी स्थिति, कटोरा लेकर हाथ में खड़े हैं और फिर विरोध कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं होता। जहां हम या गुटनिरपेक्ष देश खुद आर्थिक सहायता पर निर्भर थे महाशक्तियों की, वहां उनका विरोध करना अस्वाभाविक लगता है। गुटनिरपेक्षता की नीति किसी तरह सुरक्षा का साधन नहीं। गुटनिरपेक्ष देश गुटनिरपेक्ष हैं तो उन पर कोई हमला नहीं होगा, उन पर कोई हमला नहीं करेगा, उनकी कोई सीमा नहीं छीनेगा, उनको युद्ध नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कोई आश्वासन नहीं था। कभी भी वो युद्ध के चपेटे में आ सकते थे। तो ऐसे में केवल प्रोपेगेंडा या प्रचार की नीति इसको माना गया। हुआ भी सही, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया और चीन ने हम पे हमला किया था, हमको वास्तविक मदद तब नहीं मिल पाई थी। संकुचित नीति। गुटनिरपेक्षता की नीति संकुचित है, केवल दोनों गुटों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, नया कुछ नहीं सोच पाती। ऐसी स्थिति में भी गुटनिरपेक्षता को संकुचित और सही नहीं माना जाता। गुटनिरपेक्षता राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति। स्वयं के राष्ट्र को जिसे विकास की जरूरत है उसे छोड़ के दोनों गुटों में कौन अच्छा कौन बुरा ये बताते फिरना, पूरी दुनिया में नेता बनने की कोशिश करना, जहां खुद की स्थिति इतनी दयनीय और खराब है, तो राष्ट्रहित को पहले प्राथमिकता देनी आवश्यक थी। ये गुटनिरपेक्ष देशों को समझना चाहिए। इस नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि दोनों ही गुटों ने इसको मान्यता दे दी और संदेह की दृष्टि से देखते रहे। कोई विशेष फर्क गुटनिरपेक्षता से नहीं पड़ा। एक दिशाहीन आंदोलन भी इसे कहते हैं। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव, खुद राष्ट्रों में एकता का अभाव था, आपस में यूनिटी नहीं थी, कोई क्या बोल देता कोई क्या बोल देता। ऐसी स्थिति में आपसी विरोध को उन्होंने प्रकट करना शुरू कर दिया। गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित पैंतरा मानता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि एक पैंतरा है खाली कि कैसे खुद का फायदा देख सकें। तो ऐसी स्थिति में भी पश्चिमी देशों ने, समाजवादी देशों ने, दोनों गुटों ने संदेहपूर्ण दृष्टि से गुटनिरपेक्षता को देखा। तो गुटनिरपेक्षता की कई आलोचनाएं हैं। विशेष रूप से अब इसे ढोने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, औचित्य ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसकी एक आलोचना और है, जब शीत युद्ध एक प्रकार से सोवियत संघ का ही विभाजन हो गया, जो समाजवाद का नेता था, तब गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो शीत युद्ध या दोनों गुटों से बच के रहने की प्रवृत्ति में था, उसकी अब आवश्यकता कहाँ है। तो ये भी इसकी महत्वपूर्ण आलोचना है। अब हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता का महत्व, इसकी नूतन प्रवृत्तियां। गुटनिरपेक्षता की भले ही कितनी आलोचना करें पर कुछ तो फायदे इसके हुए हैं। पहला तो किसी तरह के उलझन, युद्ध में या तनाव में नहीं उलझे गुटनिरपेक्ष देश। उसके अलावा हम बात करते हैं कि पुरानी स्थिति को अगर छोड़ दें तो समाजवाद के या सोवियत संघ के विभाजन के बाद एक तो चाइना अपना आकार बढ़ा रहा है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है, पुनः दुनिया में द्विध्रुवीय केंद्र की स्थिति बन रही है। उसके अलावा एकमात्र महाशक्ति अमेरिका की दादागिरी को रोकना भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख भूमिका है।
आज इतने सारे संगठित गुटनिरपेक्ष देश एक साथ किसी बात को बोलते हैं तो उनकी बात को दरकिरार करना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अभी भी इसकी मान्यता बनी हुई है। उपनिवेशवाद, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग, विकासशील देशों को सहयोग, गरीब देशों को मदद, ऐसे अनेक काम हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से किए जा सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। यदि हम इसको निस्वार्थ प्रवृत्ति से अपनाए रखें तो ये विकासशील देशों के लिए, गरीब देशों के लिए, विकसित देशों से बहुत अधिक सहायता उपलब्ध करवा सकता है।